नमस्कार दोस्तों और दोस्त यही नहीं हो। और जब पकड़े जाते हो अपनी वाली के साथ तो दिए जाते हो दाग। आइए पढ़ते हैं कैसे काम करता है दिमाग। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे दिमाग यानी ब्रेन जो कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये कैसे काम करता है, इसके कितने हिस्से होते हैं, वो हिस्से किस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग को कैसे तेज करें, मरने के बाद दिमाग कितनी देर तक जिंदा रहता है, तो आप A to Z जानने वाले पूरा दिमाग के बारे में। और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये मेरा दावा है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे वो सबको मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। आइए चलिए अब समझते हैं पहले दिमाग के बारे में, और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से दिमाग काम करता है। तो देखो, ये जो दिमाग होता है यानी ब्रेन होता है, ये आता है नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम का हिंदी में मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। अब ये नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है उन सबको कंट्रोल करने का काम ये नर्वस सिस्टम करता है। यानी जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, यानी जो सांस उस लेते हैं वो सब ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो खाना पचता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लेटरिन वेटरिन करते हैं, टॉयलेट करते हैं यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? सब ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। अब जैसे आपको लेटरिन लग रही है तो आप ऐसे थोड़ी ना जोर मार के हो आ रहे हो, वो ब्रेन ही करता है कि भैया आप खाना पच गया, जाओ लेटरिन कर लो। इस तरीके से आपका ब्रेन ही बताता है। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। उसी नर्वस सिस्टम के अंदर ये आता है ब्रेन। जैसे आपका ये फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, आंत हो गया, ये हाँ ये भी, हर जगह जितना भी चीज है सबको कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उसी नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन। इसी ब्रेन के बारे में पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं। देखो, जो ब्रेन होता है वो बना रहता है भैया न्यूरॉन सेल से। ये जो न्यूरॉन सेल होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये न्यूरॉन सेल हमारे शरीर में सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लंबी होती है, बड़ी नहीं होती है। बड़ी और लंबी में अंतर होता है। जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है भैया ओवम यानी एग, ये पाई जाती है महिला के अंदर। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो सबसे लंबी सेल होती है वो होती है ब्रेन की सेल, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। और अगर आप पूरे जीव जंतु में बात कर लोगे तो ऑस्ट्रिच के अंडे की सबसे बड़ी सेल होती है, लेकिन मानव में सबसे लंबी सेल होती है न्यूरॉन सेल। और ये जो न्यूरॉन सेल है, इसी की वजह से हम इसके स्टडी कहते हैं ब्रेन को न्यूरोलॉजी। और जब आदमी यही पढ़ के दिमाग का डॉक्टर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अब ये जो हमारा ब्रेन की सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम नहीं पता तो मैं बता दूं, सेंट्रोसोम का मतलब ये होता है, ये हमारे सेल के अंदर एक चीज पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन कराने का काम करता है। तो जब ये एब्सेंट होता है तो हमारे ब्रेन की जो सेल होती है उसके अंदर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। इसीलिए जब आपके ब्रेन पे चोट लग जाती है तो आदमी या तो कोमा में चला जाता है या तो मर ही जाता है। तो इसलिए दिमाग पर चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि दिमाग में सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी अगर सेल मरी तो मर ही चुकी रहेगी, फिर से उसका सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसलिए दिमाग पर चोट लगने पर आदमी तुरंत या तो मर जाता है या तो कोमा में चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। इसीलिए हमारे ब्रेन के सेल के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। जो हमारे दिमाग में जो मैसेज ट्रांसफर किया जाता है उसमें थोड़ा बहुत रोल सोडियम का भी होता है। सोडियम का मतलब होता है Na। Na का मतलब क्या होता है? ये मिलता कहां से? तो ये मिलता है हमें नमक से। जैसा आप जानते होगे NaCl, तो NaCl क्या है? साल्ट है यानी नमक है। तो उसी में ही Na यानी सोडियम पाया जाता है। तो देखोगे जब आपके ज्यादा पसीना हो जाता है ना तो ये Na आपके शरीर में से थोड़ा बहुत निकल जाता है। इसीलिए जब आपके ज्यादा पसीना होता है तो देखोगे दिमाग को थोड़ा काम करना बंद कर देता है। अब ये पता कैसे पाओगे? तो जब आपके पसीना हो ना तो ऐसे ऐसे जो पसीना हो उसको चाट के देखिए, थोड़ा नुनखार टाइप का लगता है, यानी कि उसके अंदर थोड़ा नमक निकल जा रहा है। अब नमक निकल रहा है यानी Na भी निकल जा रहा है। इसीलिए अब जो आपका दिमाग रहता है पसीना होने के बाद थोड़ा कम काम करता है। क्यों कम काम करता है? क्योंकि Na यानी सोडियम निकल गया तो मैसेज ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है गर्मी में शरबत वरबत पीते रहा करो। अब देखो, ये जो हमारा दिमाग होता है, ये जो दिमाग के ऊपर वाली ये खोपड़ी है ना, उस खोपड़ी की जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। ये जो क्रेनियम होता है वो 8 हड्डियों से मिलकर बना रहता है, यानी ये पूरी हड्डियां। और ये जो हड्डी होती है और जो दिमाग होता है उसके बीच में एक झिल्ली टाइप की परत पाई जाती है, उसे हम कहते हैं मेनिंजिस। ये जो मेनिंजिस होता है उसकी 3 परत होती हैं। उन 3 परत का नाम है, एक का नाम है पिया मेटर, दूसरे का नाम है भैया एर्चनॉइड, तीसरे का नाम है ड्यूरामीटर। अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, लेकिन गलत मत सोचना, वो दिमाग है। जो आपको थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है वो दिमाग है, और उसके देखोगे जो परत है वो सारे वो परत के नाम है। अब ये जो मेनिंजिस होता है ये हमारे दिमाग को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? कभी कभार क्या होता है हमारे दिमाग में वायरस वोरस चला जाता है या फिर बैक्टीरिया चला जाता है, तो उन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? यही मेनिंजिस करता है। लेकिन जब ज़्यादा भैया हमारा जो मेनिंजिस रहता है
हमारा डैमेज हो जाता है मेनिंजेस, तो क्या होता है, हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजेटिक्स। तो ये मेनिंजेटिस बीमारी हो जाती है, इसमें क्या होता है, हमारा जो मेनिंजेस होता है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब जब मेनिंजेस डैमेज हो गया यानी हमारा दिमाग भी थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लगता है, और अगर दिमाग की एक को सेल डैमेज हुई तो उसमें सेल डिवीजन होता नहीं है। इसलिए जब आदमी को मेनिंजेटिस होता है तो उसकी जो डेथ होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है भैया दिमाग खराब हो गया यानी नॉर्मल डेथ हो जाती है, एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब होता है आदमी जब कोमा में चला जाता है उसे हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं, यानी कि उस दौरान आदमी ना तो जिंदा रहता है ना तो मरा ही रहता है, बस ऐसे लेटा रहता है, उसको कुछ पता भी नहीं रहता है। उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। ये डॉक्टर की भाषा में होता है, यानी डॉक्टर मान लेते हैं कि आदमी मर ही चुका है, अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब दिमाग खराब हो गया उसका। दिमाग खराब का मतलब यानी दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब दिमाग में सेल डिवीजन होता नहीं है तो बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए उसको हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं जब आदमी कोमा में चला जाता है। तो ये भैया दिमाग, ये जब मेनिंजेटिस बीमारी हो जाती है तो बड़ी खराब होती है। अब देखो जो हमारा दिमाग रहता है, जब एक आदमी मर जाता है तो उसका जो दिमाग रहता है वो लगभग 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहता है। और जो हमारा ब्रेन है उसका वेट जो होता है एक एडल्ट आदमी में, एक एडल्ट मनई में, वो 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के इतने के बीच में रहता है। और जो एक एडल्ट वुमेन होती है उसके अंदर 1300 से लेकर 1350 ग्राम तक होता है। अब आप देखोगे 50 ग्राम लगभग कम है औरतों में, खाली वजनवा कम रहता है। अगर तेज में देखोगे, चतुराइन देखोगे तो बहुत तेज रहता है, अभी कैसे तेज रहता है उसको आगे जानेंगे। देखो, और जो एक बेबी है, बेबी के अंदर 300 से लेकर 400 ग्राम तक रहता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे यार मेरी बेबी खाली 300 से 400 ग्राम का वेट है ब्रेन का, तो आपकी बेबी की बात नहीं हो रही यहाँ पर जो एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका जो ब्रेन होता है वो लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम तक होता है। 300 से लेकर 400 ग्राम तक जब पैदा होता है बच्चा तब होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे उसका जो ब्रेन का वेट है वो भी बढ़ने लगता है। अब देखो ये जो हमारा ब्रेन होता है वो 26 से लेकर 27 साल के बीच में ना, ये क्या होता है, इसका जो वेट होता है वो धीरे धीरे हर साल 2.5 से लेकर 3 ग्राम तक कम होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 26-27 साल के पहले कुछ कर लिए अपनी ज़िंदगी में तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा उम्र बीत गई तो आपका दिमाग का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, एवरी ईयर यानी हर साल। इसीलिए कहा जाता है कि भैया 26-27 साल के पहले जो करना हो कर लो, नहीं तो उसके बाद फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है और प्लस दिमाग का वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है हर साल। और जो हमारा दिमाग है ना यानी ब्रेन, वो भैया फैटेस्ट ऑर्गन है। यहाँ फास्टेस्ट हो गया, फैटेस्ट होगा, तो ये फैटेस्ट ऑर्गन है जिसमें कि लगभग 60% फैट पाया जाता है। अब ऐसा क्यों है, यानी हमारे दिमाग में ज़्यादा वसा भरी है। वसा का मतलब लोग कहते हैं ना भैया ये मोट बुद्धि का है, मोट बुद्धि का भैया सब रहते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में लगभग 60% फैट रहता है। अब ये क्यों रहता है, तो देखो जो हमारा दिमाग होता है ना उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एक आदमी लगभग एक दिन में 70,000 से भी ज़्यादा थॉट सोच लेता है, और जिसमें से 90% निगेटिव रहते हैं। यानी अब लड़की इनका सोचेंगी, यार ओकरी बलिया, वो बलिया कहाँ से ली थी, वो नथुनिया का हमार तो नहीं चुराई है। तो देखो ये सब निगेटिव थॉट हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, हमारी वाली कैसे बतिया रही थी यार, रतिया को 3 बजे ऑनलाइन थी। तो ये सब क्या है, निगेटिव थॉट है। ऐसे क्या होता है लगभग 70,000 थॉट आ जाते हैं, 90% निगेटिव रहते हैं, 10% केवल पॉजिटिव रहते हैं। अब जो 10% को पकड़ लेता है वो भैया सक्सेसफुल हो जाता है, जो 90% में रह जाता है वो देख रहे हो 90% कैसे घूम रहे हैं रोडों पे। तो आप समझिए कि हमारा ब्रेन में 60% फैट रहता है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। अब देखो बहुत से लोग कहते हैं सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, तो सुबह उठकर क्यों पढ़ना चाहिए। देखो जब हम सुबह उठकर पढ़ते हैं ना तो हमारा जो दिमाग रहता है वो रिकवर हो चुका रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे दिमाग जो रहता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन एक ठो निकलता है। वो मेलाटोनिन जो हार्मोन रहता है वो हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन सेल है उसको रिकवर कर देता है सोते दौरान। तो जब हम सोकर उठते हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। इसीलिए कहा जाता है जो आपका इंपॉर्टेंट काम है ना उसको सुबह करना चाहिए। और सुबह हमारे दिमाग में इतनी पावर रहती है कि वो 10 वोल्ट का बल्ब जला दे। अब ऐसे नहीं तार लगाओगे बल्ब जलने लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी पावर रहती है, ऐसा माना जाता है कि आपका 10 वोल्ट का बल्ब जला सकता है। इसीलिए जो आप सुबह पढ़ते हो ना वो भन्न भन्न याद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको दिमाग तेज करना तो आप सुबह उठकर रेगुलर धीरे धीरे जैसे आदत डालोगे आपकी आदत पड़ जाएगी और दिमाग आपका तेज होने लगेगा। तो आई होप अब आप यहाँ ऊपर की भाषा में समझ गए होंगे दिमाग के बारे में। अब हम चलते हैं दिमागों के अंदरवा क्या क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो देखो ब्रेन पार्ट्स के बारे में, तो पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला मस्तिष्क, आगे वाला दिमाग। दूसरा होता है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला दिमाग।
तीसरा होता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला दिमाग। अब देखोगे दिमाग कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हमारे कुछ अखरोट की तरह दिखता है, सॉरी हमारे अखरोट नहीं, ये जो खाने वाला अखरोट रहता है उसकी तरह दिखता है। ये देखो, ये जो फोर ब्रेन होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे दिमाग का, और ये जो मिड ब्रेन होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये जो फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है इसके बीच में ये मिड ब्रेन होता है, बीच में होता है, ठीक है। अब ये जो फोर ब्रेन होता है इसके भी कई पार्ट होते हैं, इसको देखो, जो फोर ब्रेन होता है उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम रहता है थैलेमस। अब जितने अलग अलग पार्ट है ना सबका अलग अलग काम होता है, इसीलिए भगवान ने अलग अलग बना के रखा है। जैसे कौनों का काम होगा प्यार कराना, कौनों का काम होगा लेटरिन लगाना, कौनों का काम होगा शरीर को मेंटेन करना, कौनों का काम होगा टेस्ट बताना, कौनों का काम होगा कौनों पात दिया उसको सूंघना। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो अलग अलग ब्रेन का पार्ट बताता है। इसको आप समझो, देखो पहला होता है थैलेमस, ये किस में आता है, फोर ब्रेन में। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, अब देखो इसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हिंदी में भी वही कहते हैं। और तीसरा होता है सेरिब्रम, इसको हम कहते हैं प्रामस्तिष्क। अब ये हो गया पहला फोर ब्रेन। दूसरा आता है मिड ब्रेन, इसे मिड ब्रेन ही कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ये जो ब्रेन है हमारे इसके बीच में एकदम होता है सेंटर में मिड ब्रेन। अब आता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला दिमाग। तो पहला आता है भैया सेरिबेलम। सेरिबेलम का आप देखोगे यहाँ पर है, जो ये थोड़ा क्या है, थोड़ा पत्ती टाइप का दिखता है, यही है सेरिबेलम। अब जैसे सेरिबेलम है इसका भी कुछ अलग काम होगा, क्या होगा भी इसको आगे एकदम खखोर के चर्चा करने वाले। दूसरा होता है भैया पॉन्स वेरोलाई। तीसरा होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। देखो अब इसमें ओब्लोंगाटा ओब्लोंगाटा आ जा रहा है तो आपको सुनने में कठिन लग रहा हो, लेकिन जैसे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ओब्लोंगाटा भी आपको आसान लगने लगेगा। अभी जो ओब्लोंगाटा है इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप जो ब्रेन है उसके पार्ट्स के बारे में तो जान गए कैसे कैसे क्या होता है, अब इन सबके काम के बारे में समझते हैं। शुरुआत करते हैं हम थैलेमस से। अब देखो बात करते हैं थैलेमस के बारे में। देखो ये जो थैलेमस होता है ये कुछ इस तरीके से हमारे ब्रेन में दिखाई देता है। ये जो थैलेमस रहता है ये हमारे शरीर में 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। सेंसरी ऑर्गन जैसे जानते ही होंगे, नाक हो गया, जीभ हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, स्किन हो गया, ये सारी सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। ये जो सेंसरी ऑर्गन है उसमें से 3 सेंसरी ऑर्गन को ये थैलेमस कंट्रोल करता है। एक हो गया टंग यानी हमारी जीभ, एक हो गया नोज यानी हमारी नाक, और तीसरा हो गया स्किन यानी हमारी त्वचा। इन सब कंट्रोल करने का काम थैलेमस करता है। अब जैसे आप देखोगे स्किन हो गया तो स्किन में क्या कंट्रोल करेगा, जैसे कि मान लो कोई टच कर रहा है, आपकी वाली से पकड़ रहे तो बताएगा हाँ भैया कौन यहाँ टच कर रहा है, स्किन पे कुछ टच हो रहा है, तो वो सब बताने का काम ये करता है। जैसे मान लो कोनो चिंगोटी काट ली, मतलब काट लिया, तो वो बताने का काम ये करता है क्योंकि ये सब स्किन पे ही आपके हो रहा है ना। और जैसे आपके हीट हो रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, या आपकी त्वचा पे लगती है तो ये भी थैलेमस बताता है। एक्सटर्नल पेन हो गया ये भी थैलेमस बताता है। जैसे कि मान लो आपको आपकी वाली के साथ पकड़ लिया गया, फिर बहुत मारे जाओगे तो वो जो दर्द होगा जब मारे जाओगे तो स्किन पे ही लगेगा ना, तो वो एक्सटर्नल पेन है, मतलब बाहर से वो दर्द आ रहा है, इसलिए क्या होता है उसको भी ये थैलेमस बताता है। अब देखो ये जो थैलेमस होता है ये इंटरनल पेन नहीं बताता। इंटरनल पेन का मतलब जैसे पेट दर्द हो गया, आंत दर्द हो गया, किडनी दर्द हो गया, मतलब अंदर जो दर्द होता है, सिर दर्द हो गया, इन सबको नहीं बताता है। जैसे त्वचा वचा चोट लग जाती है उन सबको बताएगा, लेकिन अंदर ही जो दर्द होता है उसको नहीं बताता है। ये जो थैलेमस रहता है, जब हम अल्कोहल यानी दारू शराब वरा पी लेते हैं तो ये इफेक्ट हो जाता है हमारा थैलेमस, जिसके कारण आप देखोगे ये 3 चीज़ ठीक से काम नहीं करता। अगर कोई आदमी है उसका थैलेमस गड़बड़ा गया यानी अल्कोहल पी ले गया, तो उसको अगर उसके सामने कोई पाद उद भी देगा ना तो उसको कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नोज ही ठीक से नहीं काम करेगा। जब उसका नोज ठीक से काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि थैलेमस नहीं काम कर रहा है, तो नकी कहाँ से ठीक से काम करेगी। अब उस आदमी कोई मार ओढ़ देगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके स्किन पे कुछ पता ही नहीं चलेगा, दर्द वर्द पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब अल्कोहल पीते हैं तो थैलेमस इफेक्ट हो जाता है, और जिसके कारण ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब इससे आप ये समझ सकते हो जो लड़कियां होती हैं उनमें थैलेमस ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए हल्का से कोई पाद उद देता है ना तुरंत गन्हाने लगता है, यानी कि उनकी नाक ज्यादा एक्टिव रहती है। नाक क्यों ज्यादा एक्टिव रहेगी, क्योंकि थैलेमस ज्यादा एक्टिव है, समझ रहे हो। अब देखो बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये थैलेमस हो गया, इतने चीज बताता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस। देखो ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे दिमाग का बाप है, यही हमारे पूरे शरीर को जान जाओ कंट्रोल करता है। अगर ये ना रहे तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, सिंपल सी बात है। देखो ये जो हाइपोथैलेमस रहता है ये हमें गुस्सा दिलाने का काम कराता है, प्यार भी कराता है। तो जो प्यार होता है ना वो हाइपोथैलेमस से होता है। बहुत से लोग कहते हैं दिल से होता है, दिल से नहीं होता है। प्यार हमें केवल हाइपोथैलेमस से होता है। तो अगर आपसे कोई कहे
तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दिल की धड़कन में कोई नहीं रहता, सब हाइपोथैलेमस में रहते हैं। तो कहते हैं ना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। भैया दिल चीर के देखोगे उसमें नाम नहीं मिलेगा, हाइपोथैलेमस चीर के देखोगे तो क्या पता मिल जाएगा। और कभी चिरवाना भी मत, पता लगा दुजरकी वाली का भी नाम आ गया, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हाइपोथैलेमस जो होता है, ये जो रहता है, ये प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सब यही कराता है। नींद आ रही है, ये भी हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास लग रही है, ये भी हाइपोथैलेमस बताता है। अगर किसी कोई हॉबीज़ है, वो भी हाइपोथैलेमस बताता है। हॉबीज़ का मतलब जैसे मान लो किसी लोग का क्रिकेट खेलने का मन करता है, तो उनकी हॉबीज़ है, तो वो कौन बताएगा? ये हाइपोथैलेमस बताता है। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है, ये इंटरनल पेन को बताता है। जैसे मान लो आपकी वाली आपकी छोड़ चली गई, तो आपका दिल टूट जाएगा। आपका दिल टूट गया तो दिल में दर्द होगा, तो वो दिल अंदर से दर्द हो रहा है ना, तो ये इसे कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। सिर दर्द हो रहा है अंदर से, आंख दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, मतलब ये सारी जितने भी अंदर वाले दर्द होते हैं उन सबको कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है, ये भैया इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। जैसा आप जानते हो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक फिक्स रहता है ना, जब ज़्यादा कम हो जाता है तो बुखार उखार हो जाता है। तो ये जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है। जो हाइपोथैलेमस है उसे हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यही हाइपोथैलेमस एक ऐसी चीज़ है जो कि दिमाग की तरह भी काम करती है, प्लस ग्लैंड की तरह भी काम करती है। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। ग्रंथि चैप्टर में आप पढ़े थे, क्या होता है ग्रंथि? ये ऐसी चीज़ जो कि कुछ हार्मोन, जूस, एंजाइम उंजाइम निकालती है, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। तो ये देखो, ये ग्लैंड की तरह भी काम करती है, प्लस दिमाग की तरह भी काम करती है। जैसे गुस्सा उस्सा प्यार और यही दिलाता है, ठीक है। अब देखो कैसे ग्लैंड की तरह काम करती है। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी सी मटर के दाने की तरह होती है, देखोगे वही है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का काम ये करता है, समझ गए? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे दादा हैं, फिर पापा हैं, फिर हम लोग हैं, तो हम लोग खूब ढेर से कुल्ले भाई बहन होते हैं, तो हमारे शरीर में खूब ढेर कुल्ले ग्लैंड है। उन सबको कंट्रोल करने का काम पापा करते हैं और पापा कंट्रोल करने का काम दादा करते हैं। तो ये दादा है हमारे शरीर का। अब देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये भैया एक हार्मोन निकालता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन हार्मोन। ये जो डोपामीन हार्मोन रहता है, जब ये हार्मोन निकालता है तब इसे हम ऐसा ग्लैंड देखते हैं, और जब ये भैया प्यार गुस्सा उससे कराता है तो इसे हम एज अ ब्रेन देखते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये डोपामीन हार्मोन निकालता है। डोपामीन हार्मोन जो रहता है, ये हमें प्लेजर यानी कि हमें अच्छा महसूस कराने का काम कराता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे। जैसे मान लो आप कर और के आए, मतलब मान लो पढ़ाई वढ़ाई करके आए, तो आपको अच्छा फील होता है, तो वो डोपामीन हार्मोन निकलता है जो हाइपोथैलेमस निकालता है। तो आपको जब भी खुशी होती है कोई भी काम करने के बाद, या फिर दुखी होती है, तो यही हाइपोथैलेमस कराता है डोपामीन हार्मोन निकालकर। तो जब भी हमें खुशी होती है तो डोपामीन रिलीज होता है। तो आजकल के जो लड़के लोग हैं वो किसी और चीज़ में खुशी ढूंढने लगे हैं। तो अगर आप अपने काम में खुशी ढूंढने लगोगे तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी, तब उसमें आपका डोपामीन ज़्यादा निकलेगा। और जिस काम में आपका डोपामीन ज़्यादा निकलने लगता है तो आप उसी तरह ज़्यादा आकर्षित होने लगते हो। तो जिस काम में आपका मन लगता है उसी काम में आप क्या किया करो, डोपामीन ज्यादा निकालने की कोशिश किया करो। यानी कि जैसे कि मान लो मुझे वीडियो बनाना पसंद है, तो जब मैं वीडियो बना कर अपलोड कर देता हूं तो बड़ा मस्त मस्त लगता है मुझे, यानी कि मेरे अंदर डोपामीन निकल रहा है। वैसे बहुत से लोग का होगा कि भैया नींद अच्छी लगती है, तो आप सोया करो तो आपके अंदर डोपामीन निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में समझ लिया, ब्रेन के बारे में। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब बात करते हैं हम सेरिब्रम के बारे में। ये जो सेरिब्रम रहता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रामस्तिष्क। ये सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट होता है। सब पार्ट का मतलब ये होता है, जैसा आप जानते होंगे, जो हमारा दिमाग होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक फोर ब्रेन यानी आगे वाला, एक मिड ब्रेन यानी बीच वाला, एक हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला। तो ये जो फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट थे ना, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। और मिड ब्रेन का एक के भाग है, मिडे ब्रेन है। और उसके बाद हिंड ब्रेन, उसका भी कई पार्ट है, जैसे पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम, इस तरीके से उसके भी 3 पार्ट हैं। तो ये जो उन सब के जो पार्ट हैं, पार्ट के भी जो पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं सब पार्ट। तो आप देखोगे ये जो सेरिब्रम होता है ये दिमाग का ना सबसे बड़ा सब पार्ट होता है। आधे ज़्यादा आप देख लोगे पूरा दिमाग का यही होता है, सेरिब्रम है। देखोगे पूरा सेरिब्रम है, उसमें छोट छोट से थैलेमस, हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। ये जो सेरिब्रम रहता है इसका सबसे ज़रूरी काम होता है हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में। एक होता है मेमोरी स्टोर, यानी जो भी आप पढ़ते लिखते हो वो सब जो स्टोर होता है वो सेरिब्रम में स्टोर होता है। दूसरा इंटेलिजेंस, यानी किसी के अंदर अगर इंटेलिजेंस आ रहा है, जैसे मतलब
मतलब वो क्या करता है, कुछ पढ़ता तुरंत याद कर लेता है। दूसरी चीज़, मान लो कोई से क्वेश्चन वोश्चन पूछता, बहुत स्मार्टली जवाब देता है, तो वही इंटेलिजेंस कही जाती है ना। तो उसके अंदर इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगी अगर उसका सेरिब्रम तगड़ा होगा। इमोशन भी उसके अंदर तगड़ा होगा। इमोशन मतलब बहुत से लोग को देखोगे तेज तो रहते हैं पढ़ने में, लेकिन छोटी छोटी बात पे रो देंगे, यानी उनका इमोशन भी ज़्यादा है, छोटी छोटी बात पे हंस देंगे। तो ये होता है सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम रहता है ये लड़कियों में 2% ज़्यादा रहता है लड़कों के मुकाबले। इसीलिए लड़कियों को देखोगे, अगर हल्का उसको जो कह दो मेकअप नहीं लगा तो तुरंत रो देंगी, कह दो लिपस्टिक नहीं खराब है तुम्हारी तो तुरंत रो देंगी। तो उनका इमोशन बहुत तगड़ा रहता है, समझ रहे हो। और अगर आप देखोगे इमोशन तगड़ा है, लेकिन भैया इंटेलिजेंस और मेमोरी स्टोर में भी बहुत तगड़ी रहती हैं। इसीलिए अगर वो लोग कुछ पढ़ती ना, भन दो उन लोग के दिमाग में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग मान लो रट्टा भी मार रही है ना, तो बहुत तगड़ा याद होता है। इसलिए आप देखोगे अभी जो एग्जाम होते हैं सब में लगभग जो टॉप पे होते हैं वो सारी लड़कियां हैं, क्योंकि सेरिब्रम उनका तगड़ा रहता है। ये सेरिब्रम तगड़ा करने का केवल एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका ये तगड़ा होगा। अब जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, जैसा कि मान लो आप कोई काम करना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, तो जिस फील्ड में आप हो, अगर उस फील्ड में जितना ज़्यादा आप अपने इस सेरिब्रम को रगड़ोगे उतना ज़्यादा ये तगड़ा होगा। यानी जितने ज़्यादा परफेक्शन से पहुँचोगे उतना ये सेरिब्रम उस फील्ड में आपका तगड़ा होते चला जाएगा। तो आप सेरिब्रम के बारे में तो समझे होगे, ये मेमोरी स्टोर, इंटेलिजेंस और इमोशन को दर्शाता है, यानी यही बताता है। और देखो ये जो सेरिब्रम रहता है ये इतना बड़ा रहता है कि इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है भैया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ये वाला पूरा पार्ट है इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। मान लो ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये पूरा, तो ये जो इतना जो पार्ट है इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो इतना सा पार्ट है इसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। तो देखोगे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिख देता हूं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रहता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। ये मान चलो पूरा सेरिब्रम है, तो ये जो सेरिब्रम है उसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स इतना, और एक होता है हिप्पोकैम्पस इतना। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। देखोगे 1 2 3 4। अब इसमें कुछ कुछ अक्षर लिखा हूँ, वो क्या है, जैसे एफ से मतलब होता है फ्रंटल, यानी इतने वाले भाग का नाम है फ्रंटल। दूसरा हो गया पी, तो पी का होता है पेरिएटल। तीसरा हो गया टी, टी का होता है टेम्पोरल। और ओ हो गया उसका मतलब होता है ऑसिपिटल। और ये जो एच है, एच का मतलब होता है हिप्पोकैम्पस। अब यहाँ पर आप मुड़ी खजुआरोगे और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अब इसको ध्यान से समझो। देखो जो हमारा सेरिब्रम रहता है ना, यही हमें इंटेलिजेंस, कुछ भी कराने में, जो याद उद कराना है, कुछ आपको बनना है जीवन में, तो उसके प्रति जो आप काम करते हो, जो आपकी विल पावर है, इन सब के लिए जिम्मेदार ये होता है। यानी जितना भी मोटिवेशन का काम हो सब इसमें होता है। देखो ये जो सेरिब्रम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हिप्पोकैम्पस छोटा सा, एक बड़ा सा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एफ यानी फ्रंटल, दूसरा होता है पी यानी पेरिएटल, तीसरा होता है टी यानी कि टेम्पोरल, और चौथा होता है ओ यानी ऑसिपिटल। अब इन चारों के बारे में समझते हैं, ये काम क्या करता है और ये हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है। और ये पूरा मान चलो क्या है, ये सेरिब्रम है, ठीक है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो देखो जो फ्रंटल होता है ना, उसका काम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, यानी कि कितना अच्छा सूट बूट पहनता है, कितना अच्छे से रहता है, कहीं जाता है कैसे खाता है, ऐसे नहीं कि ऐसे मूठा मूठा भर खाने लगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फ्रंटल जिम्मेदार रहता है। थिंकिंग के लिए कितना अच्छा आप सोच सकते हो, उसके लिए बहुत से लोग देखोगे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी ओवर थिंकिंग चले जाते हैं, यानी उनका फ्रंटल वाला पार्ट ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहा है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन। अगर किसी आदमी का कंसंट्रेशन अच्छा है, यानी उसका फ्रंटल पार्ट वाला अच्छा है, तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो इससे आपका फ्रंटल वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। और होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आप लोग देखोगे यार, मैंने यहाँ पर भी बताया था, तो मैंने बताया था सेरिब्रम जो होता है वो इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन सेरिब्रम में कौन सा पार्ट इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है फ्रंटल। तो फ्रंटल वाला पार्ट इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होता है और डिसीजन के लिए भी जिम्मेदार होता है। डिसीजन मतलब आप अपने लाइफ में कितने अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो। तो ये फ्रंटल जो होता है, ये जैसे लड़का 18 साल से ऊपर होने लगता है ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से विकसित हो जाता है। तभी देखोगे 18 साल 21 साल के बाद लड़का डिसीजन लेना चालू कर देता है। और जितने जल्दी आदमी डिसीजन लेना चालू कर देता है, उतने जल्दी इसका ये फ्रंटल वाला मैच्योर हो जाता है। ये जो फ्रंटल वाला पार्ट है, ये विल पावर के लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसे मान लो आप कोई काम करना चाहते हो, तो उस काम के लिए आप कितने मोटिवेटेड हो, उसी को हम विल पावर कहते हैं। तो ये विल पावर के लिए भी ये फ्रंटल जिम्मेदार रहता है। आप देखो बात करते हैं हम पेरिएटल के बारे में। पेरिएटल जो रहता है ये भैया हमारे कैलकुलेशन और रीजनिंग, मैथ के लिए ये जिम्मेदार रहता है। तो आप बायो पढ़ रहे हो तो आपके पेरिएटल जान जो एकदम नासा होगा। और ये देखो टी यानी टेम्पोरल, ये देखो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लो आदमी क्रिकेट खेल रहा है और कैच आ रहा है, तो कैच आ रहा है मान लो उतनी दूर पे आ रहा है,
तो ये जो टेम्पोरल रहता है यही बताता है कि इतने डिस्टेंस पे आ रहा है और इस डायरेक्शन में आ रहा है। समझ गए। बहुत से लोग देखोगे जो लड़के होते हैं जो थोड़े मतलब मेंटल टाइप के होते हैं, अगर उनको देखोगे तो वो डायरेक्शन और दिशा नहीं नाप पाते हैं, मतलब डायरेक्शन और दूरी नहीं नाप पाते। जैसे मान लो बॉल आ रहा है तो बॉल उनके इधर से गुजर जाएगा, वो नाप नहीं पाएंगे कि यहीं तक मुझे पहुंचना था, यानी उनका जो है वो टेम्पोरल वाला पार्ट थोड़ा खराब है। समझ गए। अब देखो आता है ऑसिपिटल। जो ऑसिपिटल रहता है ये भैया ड्रीम के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो ड्रीम होता है, जो रतीम आप अपनी वाली सपना अपना देखते हो ना, वो ऑसिपिटल कारण देखते हो। ये मत सोचा करो यार तुम्हारा मैंने दिल से सपना देखा था, दिल से कोई सपना नहीं देखता, सब ऑसिपिटल से सपना देखते हैं। तो अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले सारे पार्ट हो गए। अब बात करते हैं हम हिप्पोकैम्पस के बारे में। देखो ये जो हिप्पोकैम्पस रहता है ये मेमोरी स्टोर करने का काम करता है, यानी जो भी चीज़ आप याद करते हो वो सब जाकर इसमें याद होती है, यानी इसमें जाकर रहता है। तो अगर आपका जितना अच्छा हिप्पोकैम्पस रहेगा उतना अच्छा आपका मेमोरी स्टोर रहेगा। देखो ये जो फ्रंटल वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस और डिसीजन, थिंकिंग, याद करने की पावर, ये सब क्या कौन कराता है, ये फ्रंटल कराता है। लेकिन जाकर स्टोर किस में रहता है, तो जाकर स्टोर रहता है इसमें हिप्पोकैम्पस में। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप कितने अच्छे से पढ़ ले रहे हो, कितने अच्छे से अपने मेमोरी में डाल ले रहे हो, कितने अच्छे आपके इंटेलिजेंस है, वो फ्रंटल बताएगा। लेकिन जैसे आप पढ़े वो याद करके रखने, स्टोर करने की जगह कहाँ होती है, वो हिप्पोकैम्पस में होती है। तो हिप्पोकैम्पस का मतलब समझे, ये मेमोरी स्टोर करने का होता है। तो आप जितना ज़्यादा किसी काम में परफेक्शन तक पहुँचते जाओगे उतना अच्छा आपका ये पूरा सेरिब्रम अच्छा होता चला जाएगा। तो सोचो आपको कितना चीज़ अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये जो हिप्पोकैम्पस रहता है कभी कभार ये गड़बड़ा जाता है तो एमनेसिया नाम की बीमारी हो जाती है। एमनेसिया में क्या होता है, आदमी जो रहता है वो जो पुरानी यादें रहता है उसको भूल जाता है। अब जैसे मान लो कोई पिक्चर है, उस पिक्चरों में क्या किए कि मुड़वक मार दी किसी को, तो मुड़वक जब मार देते हैं तो हिप्पोकैम्पस में मान लो गड़बड़ा गया तो उसकी जो पुरानी यादें थी, कल की यादें थी, वो सारी भूल जाएंगी। लेकिन अब से जो वो जीता रहेगा वो सारी यादें याद रहेंगी। पिक्चर उच्चर में देखो कौन लड़का रहता है वो अपने मम्मी पापा को भुला जाता है मुड़वक लगने की वजह से, मतलब वो पुरानी यादें भूल जाता है। तो अब हिप्पोकैम्पस अपना बचा कर रखना, पता लगा अपनी वाली को भुला जाओ दिक्कत हो जाएगी। तो आप सेरिब्रम के बारे में समझे होगे। देखो यही सारा ये काम कराता है। अगर आपको अपना माइंड तेज करना ना तो एक उपाय और बताता हूँ कि आप एक्सरसाइज किया करो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो इससे होता क्या ये समझो। देखो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना तो जो खून की मात्रा है वो दिमाग तक ज़्यादा पहुँच पाएगी। अब देखो शरीर हमारा भैया ऊपर है, दिमाग भी ऊपर है, तो यहाँ खून पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हो दिल की धड़कन बढ़ती है तो हमारा जो खून रहता है वो यहाँ सेरिब्रम ओरिब्रम तक अच्छे से पहुँचता है। और जब खून अच्छे से पहुँचेगा ना, यानी ऑक्सीजन अच्छे से और सारे मिनरल्स विटामिन जितने भी ये सब यहाँ तक अच्छे से पहुँचेंगे। और जब अच्छे से पहुँचेंगे तो ये आपका सेरिब्रम अच्छे से काम करेगा। इसलिए आप देखोगे जो आदमी जिम भी करता है थोड़ा सा ना, तो अगर वो कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको बहुत तेज याद होता है एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले। अब देखो हमने सेरिब्रम के तो बारे में बात कर लिया, अब चलते हैं हम मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब हमारा फोर ब्रेन वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखो बात आती है मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन का मतलब है मध्य मस्तिष्क। ये जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। ये जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे दिमाग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये जो मिड ब्रेन होता है इसका बेसिकली दो काम होता है, तीन चार काम होता है, जान लेते हैं। देखो एक काम होता है इसका आई को कंट्रोल करना, एक काम होता है इसका ईयर को कंट्रोल करना, यानी दो सेंसरी ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है, और तीन सेंसरी ऑर्गन को थैलेमस कंट्रोल करता था। तो ये दो और वो तीन, तीन दो पांच सेंसरी ऑर्गन हो गए। तो देखो जैसे कि मान लो हम आंख से कुछ देख रहे हैं तो अब आपको कुछ और याद आने लगा होगा, उसकी बात नहीं करो। मान लो ऐसे आप कुछ देखो रहे हो तो वो जो है जो दिमाग देखा ना, वो जो दिमाग है फिर कहाँ जाएगा, जो आंख से हम देखे वो जाएगा सबसे पहले मिड ब्रेन तक। तो मिड ब्रेन बताएगा हाँ ये भैया आप इनको देख रहे हो, पहली की वाली देख रहे हो, या आप गेट देख रहे हो, या आप कुर्सी देख रहे हो। तो इस तरीके से वो बताता है। ठीक है। अगर आप मान लो कोई कुछ सुन रहे हो, मान लो कौन गरिया दिया, तो वो कौन बताता है, वो भी मिड ब्रेन बताता है। जैसे कान को सुना फिर वो किसको भेजेगा, फिर वो भेजेगा मिड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन का फिर कान कहेगा देख का बोला है मिड ब्रेन जल्दी बताओ, तो मिड ब्रेन कहेगा हाँ गरिया आया है। समझ गए। तो आई और ईयर को कंट्रोल करने का काम, उसको बताने का काम, उसको संभालने का काम ये मिड ब्रेन करता है। तो आई और ईयर को ये कंट्रोल करता है। और ये जो मिड ब्रेन रहता है ये हमारे सिक्स्थ सेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। सिक्स्थ सेंस का मतलब कभी कभार देखोगे जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि उसको सोचते हैं कि ये हो सकता है। तो उसी को हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। यानी जैसे कभी कभी लगता है ना यार ये हो सकता है, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हो भी जाता है, उसी को हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। ये जो सिक्स्थ सेंस रहता है ये भैया लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहता है। कुल देखोगे लड़कियों में मजबूत रहता है ज़्यादा, खाली हम लोग का दिमाग वो भारी रहता है। खा खा मोटा गए तो क्या होगा,
देखो, और ये जो हिंड ब्रेन रहता है, अब हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। देखो मिड ब्रेन यानी बीच वाला पार्ट जो ब्रेन का, वो तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन यानी ये पीछे वाला भाग, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क होता है, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम रहता है इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसे हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोचोगे क्या ये सबसे छोटा भाग है? तो छोटा भाग नहीं है, केवल इसको हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। ये भैया हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हालांकि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये जो सेरिबेलम रहता है ये हमारे बॉडी बैलेंसिंग के लिए जरूरी है, हमारी स्पीकिंग पावर के लिए जरूरी है, और हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो आप जो चल उल रहे हो, गिरते उड़ते नहीं हो, ठीक चल रहे हो, तो वो कौन का कंट्रोल करता है? वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कौन लड़का अच्छा है, वो अपने स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल कर ले रहा है, यानी कि उसका सेरिबेलम अच्छा है, वो कंट्रोल करा रहा है, तो स्पीकिंग पावर पे। नहीं तो भी किसी को वैसे गरिया दो तो आदमी चटकनिया देगा, तो स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल रखना जरूरी है, वो सेरिबेलम की वजह से होता है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी जरूरी है भैया, उसको अच्छे से कराना। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि आपका दिल हो गया, तो दिल देखोगे आपका धड़कता है, तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इस तरीके से होता है ना, मतलब सुकुड़ता है फैलता, सुकुड़ता है फैलता, सुकुड़ता फैलता है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम करता है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मान लो मैं ऐसे मोड़ा हाथ, तो मेरे कई मसल्स भी मुड़े होंगे, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कर रहा है। आप चलते हो ऐसे ऐसे घूम उम रहे हो, तो ये सब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का काम ये सेरिबेलम करता है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर सेरिबेलम गड़बड़ा है तो हमारा दिल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा दिल भी पूरा मसल से बना है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम कर रहा है। यानी अगर सेरिबेलम गड़बड़ा है तो हमारा दिल गड़बड़ा जाएगा। तो समझ रहे हो ना? अब देखो ये जो सेरिबेलम रहता है, जब हम अल्कोहल यानी दारू और पी लेते हैं तो हमारा सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है। तो अगर कभी कभार आदमी बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है ना, तो देखोगे दारू पीने की वजह से मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता होगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब उसका दिल नहीं ठीक से काम कर पा रहा होता, उसका नस उस ठीक से नहीं काम कर पाएगा, उसके कई और अंग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। भाई अंदर तो सब मसल से बने हैं, और उनको कंट्रोल करने का काम ये कर रहा है सेरिबेलम। और अगर सेरिबेलम गड़बड़ा तो जान जाओ आदमी गड़बड़ा जाएगा। अब देखो ये बात कर ली हमने हिंड ब्रेन के बारे में, उसके पहला पार्ट सेरिबेलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखोगे कभी कभार जब आदमी दारू पी लेता है ना, तो उसकी बॉडी बैलेंसिंग भी नहीं हो पाती। देखोगे ऐसे ऐसे इधर उधर गिरेगा, क्योंकि उसकी बॉडी बैलेंसिंग ही नहीं बन पा रही है, उसके स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी बोल देगा। तो ये होता है दारू पीने से, क्योंकि हमारा सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है। तो आज तक तो आप ये जानते थे कि दारू पीने से नशा चढ़ता है, नशा में कौन सा क्या होता है इसको जब समझे कि सेरिबेलम गड़बड़ाता है। अब बात करते हैं हम हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट, जिसको कि हम कहते हैं पोंस वेरोलाई। ये जो पोंस वेरोलाई होता है, यही भैया डिसाइड करता है कि जो मैसेज आया है वो ब्रेन के किस पार्ट तक जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो कौनो चिंगोटी काटा, तो यहाँ चिंगोटी काटा तो ये मैसेज गया डायरेक्ट ब्रेन तक। अब ब्रेन के किस पार्ट तक गया होगा? क्योंकि स्किन पे हुआ है तो ये थैलेमस तक गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ का जो मैसेज है वो जाएगा पोंस वेरोलाई के पास, फिर पोंस वेरोलाई डिसीजन लेगा कि ये किस पार्ट तक भेजें। इसका मतलब ये है जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को ब्रेन के किस पार्ट तक पहुँचाना है वो ये डिसाइड करता है। अब जैसे कि मान लो दिल का है कोनो मामला और वो भेज दिया थैलेमस के पास, तो दिक्कत हो जाएगी। दिल का मामला हमेशा सेरिबेलम तक भेजना है, तो यही भेजता है, यही डिसाइड करता है कि कहाँ जाएगा। अब जैसे कि मान लो आप अपनी आंख से कुछ देखे, अब मान लो कौनो चीज़ देखे, तो वो कुछ जो देखे उसको किसके पास भेजना है? मिड ब्रेन के पास भेजना है। तो आप मैसेज मान लो कुछ आंख से देखे, तो वो जो आंख वाला जो देखे सबसे पहले वो जाता है पोंस वेरोलाई के पास। तो पोंस वेरोलाई डिसाइड करता है कि ये जो आंख वाला है, जो आंख से देखे, वो किसके पास भेजना है? तो वो आंख वाला भेजना है मिड ब्रेन के पास। तो ये डिसाइड करता है, समझ गए? अगर ये पोंस वेरोलाई ये गड़बड़ाया, आंख वाला मान लो भेज दिए ये सेरिबेलम के पास तब तो और दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा। तो ये होता है पोंस वेरोलाई का काम। और ये पोंस वेरोलाई फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखे रहता है। अरे यहाँ पर बीच लिख उठा है, यहाँ पर वो कनेक्ट करके रखता है। फोर ब्रेन का मतलब आगे वाला पार्ट और हिंड ब्रेन का मतलब पीछे वाला भाग। तो आगे और पीछे वाले भाग को कनेक्ट करने का काम ये पोंस वेरोलाई करता है। ये पोंस वेरोलाई मौजूद होता है ब्रेन स्टेम में। देखोगे जो ब्रेन है, ब्रेन का नीचे वाला पार्ट जो डंडी टाइप का निकला उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसी में ये पोंस वेरोलाई होता है। ये जो पोंस वेरोलाई होता है ब्रेन स्टेम में होता है, जो ब्रेन स्टेम होता है उसी पर ही राजक तरफ ब्रेन में बैठा रहता है, समझ गए ना? देखो ये जो पोंस वेरोलाई रहता है ये हमारे रिस्पायरेशन
को कंट्रोल करता है। रिस्पायरेशन मतलब ये जो हम सांस लेते हैं फिर अंदर जाता है फेफड़े में, फेफड़े जो सांस रहती है उसको ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और फिर उसके बाद एनर्जी बनाई जाती है। ये तो आप जानते हो कि रिस्पायरेशन में, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, बना दूंगा वीडियो रिस्पायरेशन पे। तो ये रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स वेरोलाई। तो अब देखो हमने हिंड ब्रेन के दो पार्ट के बारे में समझ लिया, एक सेरिबेलम और दूसरा पोन्स वेरोलाई। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि आपका लास्ट पार्ट, और वहां पर आपका खत्म हो जाएगी ये पूरा चैप्टर। अब देखो मैं आपको पढ़ा तो दे रहा हूं, आपकी मर्जी है चाहे लाइक करो या मत करो। अब आता है हमारा ब्रेन का पार्ट जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो स्पेलिंग सुनने में बहुत कठिन लग रही होगी लेकिन याद कर लेना, और मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा रहता है ये यहाँ कुछ ब्रेन में स्थित रहता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम होता है कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिएक्शन या फिर इनवॉलेंट्री जो चीज़ें होती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये मूड़ी खजुआ कर कि यार ये इनवॉलेंट्री क्या होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम इनवॉलेंट्री रिएक्शन या फिर इनवॉलेंट्री कहते हैं। जैसे आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी ना कि आप 2 मिनट के लिए अपनी हार्ट बीट रोक दो फिर चला दो, तो ये इनवॉलेंट्री है। आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब भाई खाना खाए हो तो खाना ऑटोमेटिक पचना चालू हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक जो पच रहा है तो ये ऑटोमेटिक पचाने का काम कर कौन रहा है, तो वो करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब जैसे मान लो आपको लैट्रिन लग गई यानी कि एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन जो लग गया है तो ये आप अपने आप थोड़ी ना लैट्रिन थोड़ी ना लगाए हो, वो तो भाई खाना ना पच गया तब लैट्रिन लग रही है। तो लैट्रिन लगाने का काम कौन, ये सब करवाने का काम अंदरों कौन कर रहा है, तो ब्रेन का पार्ट होता है जो मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है वही कराता है। देखो ये जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होती है वाइटल रिएक्शन, वाइटल, और दूसरी होती है एसेसरी रिएक्शन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है इसको समझते हैं। वाइटल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है अगर वो हमारे शरीर में ना हो तो उस हमारी डेथ हो जाएगी, उसे हम वाइटल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ये होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डाइजेशन हो गया, ये हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, भाई खाना पचेगा तभी तो आदमी जिंदा रहेगा। दूसरा होता है रिस्पायरेशन, यानी जो सांस ओस लेते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, जो ऑक्सीजन जाता है, ये भी होना जरूरी है। तीसरा हो गया एक्सक्रीशन, भाई लैट्रिन करना भी जरूरी है, नहीं पेंटो में हो जाएगी तो ये भी करना जरूरी है, और अगर आदमी लैट्रिन नहीं करेगा तो उससे भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये भी होना जरूरी है, तो ये भी इनवॉलेंटरी रिएक्शन में आता है। और इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये भैया मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब भी, खून दौड़ना, ये सब क्या है, ये सब इनवॉलेंटरी रिएक्शन है। इनवॉलेंटरी में भी कौन सा है, वाइटल रिएक्शन है। और ये सब चीज़ें कंट्रोल करने का काम हमारे शरीर के अंदर कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। दूसरा आता है एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि अगर हमारे शरीर में ना हो तब भी हम जिंदा रह लेंगे और हमारे शरीर पे कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हिचकी, अब हिचकी आ रही है तो उससे कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ता हमारे शरीर पर, बल्कि खराबे लगता है थोड़ा बहुत, तो हिचकी हो गया। अब बहुत से लोग कहते हैं यार कोई याद कर रही होगी इसलिए आ रही है हिचकी, तो ये नहीं, इसको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आपको याद कर रहा है। दूसरा हो गया छींकना, तो अगर आदमी छींकेगा नहीं कि मर थोड़ी ना जाएगा। तीसरा तो होता है डर, ढेकार लेना। चौथा होता है बहुत से लोग खराटे लेते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि अगर हमारे शरीर में ना भी हो तब भी हम जिंदा रह लेंगे, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम कहते हैं एसेसरी रिएक्शन। तो आई होप अब आप समझो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा काम ये दो काम करता है, एक वाइटल रिएक्शन कंट्रोल करता है, एक एसेसरी रिएक्शन, और इन दोनों का हम मिलाकर कहते हैं इनवॉलेंटरी रिएक्शन। तो यही काम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा का। तो यहाँ पर अब पूरा ब्रेन का चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पूरा ब्रेन का चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ए लिख देना, और अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगा हो तो बी लिख देना, और अगर आपको हल्का सा भी नहीं समझ में आया तो सी लिख देना। देखते हैं कौन जीतता है, आप जीतते हो कि कोई और जीतता है। अब यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ प्यार वार के बारे में जान जाए कि कहाँ होता है हमारे दिमाग में, नहीं दिले में लेके बैठी रहेगी आपको। आई होप आप समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।